नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। तो बता दें कि तुर्की ने तालिबान की उस अपील को स्वीकार कर लिया है जिसमें तुर्की से काबुल एयरपोर्ट के लिए संचालन के लिए तकनीकी मदद की मांग की गई थी। तुर्की के राष्ट्रपति के प्रवक्ता इब्राहिम खान ने एक निजी न्यूज चैनल को दिए गए बयान में साफ बताया है कि इस संबंध में सरकार की देश के सिविलियन एक्सपर्ट के बीच वार्ता चल रही है जिससे काबुल एयरपोर्ट पर तकनीकी मदद दी जा सके। साथ ही बताते चलें कि फिलहाल अमेरिकी फौज ने ही काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा और संचालन की जिम्मेदारी उठा रखी है। ऐसे में 31 अगस्त तक अमेरिका को यहां से चले जाना है और तालिबान पहले ही ये साफ कर चुका है कि अफगानिस्तान में अब विदेशी सेनाओं की कोई जरूरत नहीं है। ब्रिटेन के अखबार गार्जियन की खबर के मुताबिक भी जर्मनी भी इस बारे में तुर्की के संबंध में है। इसी बीच वो जानना चाहता है कि क्या 31 अगस्त तक अमेरिकी सेना के जाने के बाद काबुल एयरपोर्ट के सिविलियन एयरक्राफ्ट के संचालन के लिए तकनीकी मदद देगा या नहीं। बताते चले कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात का भी संभावना जता चुके हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि यहां से जाने की समय सीमा 31 अगस्त के आगे भी खिसक सकती है। ऐसी सूरत में अमेरिका का ही मदद से एयरपोर्ट का संचालन होता है। हालांकि तालिबान साफ कर चुका है कि वो अमेरिका को अब वापसी की समय सीमा बढ़ाने की इजाजत नहीं देगा। और अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब तालिबान ने कश्मीर को लेकर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। साथ ही तालिबान ने भारत और पाकिस्तान के मौजूदा रिश्ते पर भी बात की। तालिबान के कब्जे के बाद अंदेशा जताया गया कि तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे विभिन्न आतंकवादी समूहों की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। साथ ही बता दें कि तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तानी चैनल ARY न्यूज चैनल को ये इंटरव्यू देते हुए बताया कि मैं भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और अन्य मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों को एक साथ बैठना चाहिए और मामलों का हल करना चाहिए क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं और उनके हित एक दूसरे से जुड़े हैं। साथ ही जबीहुल्लाह मुजाहिद ने भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत को घाटी के प्रति सकारात्मकता दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो वहीं तालिबान ने काबुल हवाई अड्डे के बाहर हुए हमले की निंदा की और कहा कि उस इलाके में हुआ जो अमेरिकी सेनाओं के नियंत्रण में है। जबीहुल्लाह मुजाहिद ने आगे बताया कि उनका संगठन हमले की कड़ी निंदा करता है और सुरक्षा पर पूरा ध्यान दे रहा है। माना यह जा रहा है कि हमला अफगानिस्तान से संबद्ध इस्लामिक स्टेट समूह के गुट ने किया है जो तालिबान से अलग है और उससे भी अधिक चरमपंथी है। और भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा को आर्मी ने बड़ा सम्मान दिया है। पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट यानी ASI का नाम अब सूबेदार नीरज चोपड़ा स्टेडियम होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को ही इसका ऐलान किया। इस कार्यक्रम में नीरज चोपड़ा भी शामिल हुए। तो वहीं इस दौरान रक्षा मंत्री ने नीरज को सम्मानित किया है। नीरज सेना की दक्षिणी कमांड में ही पोस्टेड है। तो वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सरकार खेलों को प्रमोट करने के लिए जो भी हो सकता है वो करेगी, चाहे कोई संस्थान हो या कोई व्यक्तिगत स्तर पर प्रैक्टिस करना चाहता हो, सरकार उसे हर संभव मदद देगी। और ऐसे में ओलंपिक के गोल्डन बॉय को यह बड़ा सम्मान देते हुए अब आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रख दिया गया है। और महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच का विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस केस, गिरफ्तारी और जमानत मिलने के 2 दिन बाद ही राणे ने एक बार फिर से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर दी है। इस दौरान उन्होंने ठाकरे परिवार को धमकी देते हुए कहा कि 29 साल से उनके दिल में कई सारे राज दबे हैं और इन्हें एक एक करके वो खोलेंगे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा एक बार फिर से महाराष्ट्र में रत्नागिरी शहर से शुरू की गई। साथ ही आपको बता दें, रत्नागिरी में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राणे ने एक बार फिर से शिवसेना और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर तीखा वार किया है। राणे ने कहा कि मेरी आवाज ठीक होने पर फिर बताऊंगा, मैं कुछ भी बजा सकता हूं, ढोल भी बजा सकता हूं और जो करना है वो करूंगा भी। उन्होंने आगे कहा कि मैं सभी राज खोलूंगा। अपने भाई की पत्नी पर किसने एसिड फेंकने को कहा था ये भी पता करो, सब कुछ बोलूंगा स्टेप बाय स्टेप। और इसी बीच एक खबर आपको बता दें, जहां मऊ के धौंसी में बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक रिटायर्ड IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर को शुक्रवार को लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस ने सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को लखनऊ में उनके आवास से गिरफ्तार किया है। साथ ही उनको हजरतगंज कोतवाली में रखा गया। बताते चले अमित ठाकुर वहां पर हंगामा कर रहे हैं। उनकी पत्नी नूतन ठाकुर भी इस दौरान हजरतगंज कोतवाली पहुंची। पीड़िता ने दिल्ली में आत्मदाह से पहले इस मामले में इंटरनेट मीडिया पर जारी किए गए एक बयान में पूर्व आईपीएस को माफिया मुख्तार अंसारी के इशारे पर बचाने का आरोप लगाते हुए मानसिक शोषण के साथ न्याय से वंचित रखने का भी आरोप लगाया। बसपा सांसद अतुल राय पर आरोप लगाने वाली पीड़िता के मामले में हुई एसआईटी जांच की रिपोर्ट के आधार पर पूर्व आईपीएस की अब गिरफ्तारी कर ली गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले को सुनाते हुए कहा कि युवा और ग्रामीण भूमिका के आधार पर आपराधिक व्यवहार की माफी नहीं हो सकती। शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस आयुक्त की याचिका को स्वीकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट और कैंट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें आपराधिक मुकदमे होने के बावजूद कुछ आवेदनकर्ताओं को नियुक्ति देने पर विचार करने को कहा गया था। यह मामला 2009 के दिल्ली पुलिस में सिपाही भर्ती का था, जिसमें 4 आवेदकों को उनके खिलाफ आपराधिक मामले होने के कारण नियुक्ति नहीं दी गई थी और उनका मामला स्क्रीनिंग कमेटी को भेज दिया गया था। स्क्रीनिंग कमेटी का फैसला भी उनके खिलाफ ही आया था। बताते चलें कि कैंट और हाईकोर्ट ने आवेदनकर्ताओं की याचिका को स्वीकार करते हुए स्क्रीनिंग कमेटी का आदेश रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ अब दिल्ली पुलिस आयुक्त ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दाखिल की थी, जिसके बाद न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और एस. रविंद्र भट्ट की पीठ ने दिल्ली पुलिस की अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि कोर्ट न्यायिक समीक्षा के दौरान किसी सरकारी पद के आवेदक की उपयुक्तता के बारे में अपनी राय नहीं दे सकता। मामले में सरकारी नियोक्ता को दुर्भावनावश या बिना सोचे समझे अथवा गैर कानूनी काम करने के सबूत नहीं होने पर भी कोर्ट द्वारा इस बात की गहन पड़ताल किया जाना कि आवेदक को क्यों नहीं शामिल किया गया, मान्य नहीं है। और अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबानियों के काबिज होने के कुछ ही दिनों बाद यहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल यहां के बैंक बंद पड़े हैं, एटीएम में पैसे नहीं हैं। इसके कारण काबुल के लोगों के पास नकदी की किल्लत देखने को मिल रही है। एटीएम में पैसे नहीं होने के कारण लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। बुधवार सुबह तालिबान ने बैंकों को दोबारा खोलने के आदेश भी जारी कर दिए थे, लेकिन यहां के लोगों ने बताया कि अधिकांश बैंकों के दरवाजे बंद है। बैंक के बाहर लोग लंबी लाइनों में दिख रहे हैं, लेकिन इसमें से किसी को भी नहीं पता कि बैंक खुलेगा या नहीं। संवेदनशील हालात को देखते हुए राजधानी काबुल के एक डॉक्टर के नाम न बताने की शर्त पर कहा गया कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं, सबको बैंक के खुलने का इंतजार है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिदीन ने कहा है कि मंगलवार को बताया गया कि वो उन अफगान निवासियों को रोकेंगे जो देश से बाहर डॉलर ले जा रहे हैं और बिलों को जब्त करेंगे। तालिबान प्रवक्ता मुजाहिद के साथी बिलाल करीमी ने भी कहा कि बैंकों के खुलने की रिपोर्ट हमें नहीं मिली है, लेकिन जल्दी ही हालात सामान्य हो जाएंगे और लोगों की चिंताएं दूर होंगी। लेकिन काबुल के लोगों के बीच अब अनिश्चितता के हालात हैं और ये महंगाई काफी बढ़ गई है, बिजनेस ठप पड़े हैं और नकदी की किल्लत साफ तौर पर देखी जा रही है। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ इकाई में चल रही रस्साकशी के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थक कई विधायक दिल्ली में जमा हो गए हैं, जिसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में बघेल के समर्थक करीब 30 विधायक मौजूद हैं और राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के मद्देनजर वो मुख्यमंत्री का समर्थन करने पहुंचे हैं। इन सभी के बीच बघेल ने आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से उनके आवास पर मुलाकात भी की है। भूपेश बघेल ने कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल से भी मुलाकात की। बताते चले करीब 20 विधायकों ने कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया से मुलाकात की है। माना यह जा रहा है कि इन विधायकों के नेतृत्व में परिवर्तन नहीं करने की और बघेल को ही मुख्यमंत्री बनाए रखने की पैरवी की है। मुख्यमंत्री बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के बीच चल रही तनातनी की स्थिति को देखते हुए विधायकों का दिल्ली पहुंचने को लेकर यह चर्चा काफी गर्म है कि मुख्यमंत्री का कांग्रेस आलाकमान के समक्ष शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास है। हालांकि बघेल के करीबियों ने इससे इनकार कर दिया है। उनका यह कहना है कि मुख्यमंत्री का सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विश्वास है, साथ ही शक्ति प्रदर्शन जैसी कोई बात नहीं है।
और कांग्रेस आलाकमान की मुहर के बाद कल चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री कैप्टन सिंह अमरिंदर सिंह के शक्ति प्रदर्शन किया गया, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी मंत्री गुरमीत सिंह सोढ़ी ने घर में डिनर में कैप्टन समेत करीब 59 विधायकों और 8 सांसदों को शामिल किया। साथ ही आपको बता दें, राज्य में 4 मंत्री मुख्यमंत्री को बदले जाने की मांग कर रहे हैं। उनमें से 3 मंत्री दिन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल नहीं हुए। ऐसे में मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के धड़ों के बीच टकराव हो रहा है कि पृष्ठभूमि में सिंह ने विधायकों के साथ बैठक भी की। सिद्धू ने एक बार फिर से अमरिंदर सिंह को बिजली दरों में कमी किए जाने के वादे को याद दिलाया। सिद्धू ने सिंह को कहा कि वीडियो चेक करते हुए ट्वीट किया गया कि कांग्रेस पार्टी घरेलू बिजली 3 रुपए प्रति यूनिट और औद्योगिक बिजली 5 रुपए प्रति यूनिट देने के अपने संकल्प के साथ साथ सब्सिडी देने के संकल्प पर कायम है। इस वादे को पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही सूत्रों के मुताबिक अमरिंदर सिंह ने खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के सरकारी आवास पर पार्टी के करीब 59 विधायकों और 8 सांसदों के साथ मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि इससे पहले दिन में कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह सरकारिया और सुखजिंदर सिंह रंधावा राज्य मंत्रिपरिषद की डिजिटल बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इसी बीच बताते चलें कि बैठक की अध्यक्षता अमरिंदर सिंह ने की। हालांकि मंत्री चरणजीत सिंह चिन्नी बैठे हुए थे और साथ ही राज्य में कांग्रेस के 80 विधायक और 8 सांसद मौजूद रहे।